हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादल सर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं बादल कुमार रेलवे स्टाफ आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी फाउंडेशन वेज के लेक्चर को बढ़ाते हुए हम 18 की बात करेंगे, जिसमें से पृथ्वी पार्ट 2 है। ये हम लोग एक वीडियो में पृथ्वी को अच्छे से समझ चुके हैं, पृथ्वी की घटनाओं को समझ चुके हैं। अब जो है हम लोग पृथ्वी के पार्ट 2 में हम लोग जो है उपसौर अपसौर और जो है ये धूमकेतु कॉमेट, ये कुछ पॉइंट है, इसको हम देखते हुए देख के हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हम ये 2 पॉइंट हम लोग का छूटा हुआ था, तो हम लोग आज देख लेते हैं। तो हम लोग आज जो देखेंगे उपसौर और अपसौर की घटना क्या है, इसको हम लोग देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे सूर्य की परिक्रमाओं पे। सूर्य की परिक्रमा अर्थात पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है, जैसे हम बनाए हुए यहाँ पे चित्र, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये सूर्य हुआ, ये क्या है, सूर्य, ये क्या है, सूर्य है, और इसके चारों ओर जो होता है वृत्ताकार मार्ग पर क्या होती है कि पृथ्वी परिक्रमा करती है। इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पे क्या करती है, पृथ्वी परिक्रमा करती है। अब ये पृथ्वी वृत्ताकार मार्ग नाम क्या है, इसे रियल ये परवलयाकार होता है, परवलयाकार पथ कहलाता है। तो ये जो परिक्रमा करती है पृथ्वी, तो परिक्रमा करने के समय हम लोगों के साथ 2 घटना होती है। ये एक उपसौर एक अपसौर घटना होती है। ये क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट कि ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और ये परिक्रमा कर रही है, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर रही है। तो ये परिक्रमा करते समय जब सूर्य जो है अर्थात पृथ्वी जो है सूर्य के एक बार काफ़ी नज़दीक हो जाती है, एक बार दूर होती है। समझिएगा, बहुत इजी पॉइंट है ये, कोई बहुत बड़ा खास पॉइंट नहीं है। बच्चे लोग लेकिन याद नहीं होते, बच्चे लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग समझेंगे कि जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए, समझिएगा, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के काफ़ी नज़दीक हो जाती है और थोड़ा कभी दूर हो जाती है, तो जिस समय पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सबसे न्यूनतम दूरी होती है, उस दूरी को हम लोग उपसौर कहते हैं। और अपसौर क्या है सर जी, अपसौर क्या है कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी का सूर्य से दूरी अधिकतम हो जाती है, इस घटना को अपसौर कहते हैं। समझ में आ गया क्या, कोई खास पॉइंट नहीं है। क्या बोले, हम फिर से बोल रहे हैं कि उपसौर अपसौर क्या है, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो अधिकतम दूरी हो जाती है, इस घटना को हम लोग अपसौर कहते हैं। और जब सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम बच जाती है, अर्थात कम से कम बचती है, इस घटना को अपसौर कहते हैं। क्या आप समझ पाए क्या? तो हम लोग परिभाषा के रूप में कैसे समझेंगे इसको, तो परिभाषा देंगे हम लोग हेडिंग लिख के, उपसौर क्या है। तो हम इसमें लिखेंगे, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी, इससे कम से कम दूरी बच जाती है, उसी घटना को हम लोग अपसौर कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपसौर कहते हैं। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसौर, अर्थात पेरीहेलियन। क्या बोलेंगे हम लोग, पेरीहेलियन या क्या बोलेंगे, या अपसौर बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, सॉरी, उपसौर बोलेंगे। समझिए मेरी बातों को। अब उपसौर ये क्या हुआ, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब न्यूनतम दूरी होती है, सूर्य जब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी बच जाती है, इस समय एक घटना होती है, इसी घटना को उपसौर कहते हैं। और ये घटना जो है साल की शुरुआत में अर्थात 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को होती है। तो हम लोग समझ पाए क्या, पहले क्या होती है उपसौर, क्या हुआ है उपसौर की घटना, क्या होती है, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य से पृथ्वी न्यूनतम दूरी बचती है या न्यूनतम दूरी पे आ जाती है, इसी घटना को हम लोग उपसौर कहते हैं। ये जो है 3 जनवरी को घटती है। ये घटना कब घटती है, 3 जनवरी को घटती है। अर्थात सूर्य और 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। कितना न्यूनतम होती है, बात इसका भी कर लें अगर, तो ये कितना न्यूनतम होती है, न्यूनतम जो होती है इस बीच की दूरी 14.70 या 7 बोलिए करोड़, कितना 14.70 करोड़ होती है इस ये दूरी, न्यूनतम दूरी। उसके बाद अपसौर घटना क्या है, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए
सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है अर्थात कितना, तो अधिकतम 15.21 करोड़ हो जाती है। तो इस समय अपसौर की घटना होती है। किसकी बोलेंगे? अपसौर की घटना होती है। और ये जो है ये अधिकतम दूरी 6 मंथ के बाद अर्थात 6 मंथ के बाद 4 जुलाई को होती है। तो आपको क्या समझ में आई? क्या ये क्या आप पॉइंट समझ पाए कि उपसौर और अपसौर की घटना क्या है? उपसौर अपसौर की घटना क्या है? जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, इस घटना को हम लोग उपसौर बोलते हैं। और जब सूर्य पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी बढ़ जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपसौर की घटना। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? अपसौर की घटना बोलते हैं। और ये अधिकतम दूरी कितना होती है? 14.70 होती है करोड़। और न्यूनतम दूरी कितना होती है? ये न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़, अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ होती है। क्या आप ये बात को समझ सके? क्या समझ सके? क्या अब आगे की बात करें। अब हम लोग एक पॉइंट और है, एपी लाइन क्या होती है, इसको हम लोग देखने की बात करेंगे। एपी साइड लाइन क्या होता है? एक पॉइंट और इसमें है, एपी साइड लाइन। हम लोग बात करें एपी साइड लाइन की बात करें, एपी साइड लाइन की बात करें तो ये क्या होता है? एपी साइड लाइन, तो ये क्या होता है कि उपसौर और अपसौर, समझिएगा, उपसौर और अपसौर की घटना अर्थात कि दोनों के बीच की दूरी को, दोनों के बीच की लाइन को एपी साइड लाइन कहते हैं। अर्थात उपसौर और अपसौर की घटना के बीच की दूरी को, अर्थात जब उपसौर घट रही होगी, जब अपसौर घट रही होगी, इसके बीच की कुल दूरी को, या कुल दूरी को, या तो बीच की लाइन को काल्पनिक लाइन को एपी साइड लाइन कहते हैं। तो एपी साइड लाइन क्या है? एपी साइड लाइन वो काल्पनिक लाइन है। काल्पनिक क्यों बोले? क्योंकि ये रियल लाइन खींचा नहीं जाता, इसे हम लोग मानते हैं। तो वैसा काल्पनिक लाइन जो सूर्य की अपसौर और उपसौर की घटना के दरमियान के बीच खींचा जाता हो, उस लाइन को एपी साइड लाइन कहते हैं। समझ में आ गई क्या? फिर से हम बोल दें एक बार, क्या बोले? एपी साइड लाइन किसे कहते हैं? तो एपी साइड लाइन क्या होती है? जब पृथ्वी की उपसौर और अपसौर की घटना के बीच, दोनों के बीच की लाइन को, अधिकतम दूरी को, अर्थात लाइन को एपी साइड लाइन कहते हैं। रेखा को एपी साइड रेखा भी बोलेंगे, ठीक है ना? ये बात समझ पाए क्या? आप ये बात समझ पाए क्या? तो हम लोग अभी 3 पॉइंट पढ़े, अपसौर, उपसौर और एपी साइड लाइन। अब एपी साइड लाइन क्या होता है, फिर से एक बार बता दें। तो उपसौर और अपसौर की घटना के दरमियान दोनों के बीच की दूरी को एपी साइड लाइन कहते हैं। और उसके बाद अपसौर उपसौर तो समझ में आ गया होगा कि उपसौर अब कैसे याद रखेंगे? 3 जनवरी। तो देखिएगा, उपसौर जब हम लिखते हैं तो 3 से स्टार्ट होता है, 3 ऊ जो होता है 3 की तरह, इसीलिए तो ये 3 जनवरी को स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद ही होता है ना, तो बाद होता है, इसलिए उसको 4 जुलाई रख। देखिए बहुत आसान है, मंथ में भी शुरुआत में स्टार्ट करेंगे और जाएंगे जुलाई तक। और ये दिन तारीख भी 3 है, उसके बाद 4 है। तो याद रखेंगे, आपको ऑप्शन में इसी तरह देगा कि उपसौर की घटना कब घटती है, अपसौर की घटना कब घटती है। तो बहुत आसान है याद करना, 3 जनवरी और 4 जुलाई। तो समझ में आ गई क्या समझ पाए क्या? उपसौर अपसौर की घटना समझ पाए क्या? तो उपसौर की घटना क्या हो गया? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी होती है तो उससे उपसौर की घटना होती है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी हो जाती है, या उससे इस घटना को अपसौर की घटना कहते हैं। न्यूनतम दूरी कितना होता है? 14.70 होती है। और अधिकतम दूरी कितना होती है? 15.21 करोड़ होती है। क्या आप इसे समझ सके? क्या समझ सके? क्या दोनों करोड़ में होती है? तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को बात करेंगे पुच्छल धारा पे। अगर ये आप समझ चुके हैं तो आप आराम से लिख लेंगे। क्या हम लिखा दें? लिख लेंगे या लिखा दें? तो हम विश्वास करते हैं कि लिख लेंगे कि उपसौर अपसौर की घटना क्या है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है, या तो ऐसे लिखिएगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी बचती है तो इस घटना को उपसौर कहते हैं। और जब इस दोनों के बीच की अधिकतम दूरी बचती है तो अपसौर कहते हैं। दोनों को अलग अलग हेडिंग देंगे, लिखेंगे। उसके बाद बोलेंगे उपसौर की घटना
3 जनवरी को घटती है और अपसौर घटना 4 जुलाई को घटती है। उसके बाद की बात करेंगे, दोनों जब उपसौर अपसौर की घटना घटती है तो बीच की अधिकतम दूरी को एपिसाइड लाइन कहते हैं। तो इतना बातें हम लोग अभी तक में देखे, क्या आपको याद हो गई क्या आपको याद हो गई क्या? अगर याद हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, या तो साथ साथ में आप लिख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब बात करें क्या है, ये समझिएगा, ये एक धूमकेतु पुच्छल तारा है। ये कैसा क्या है इसको समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा। बहुत कुछ खास नहीं है लेकिन अच्छा है, पूछ लिया जाता है। और क्या, और इसकी महत्व भी काफ़ी अधिक है पुच्छल तारा का। समझिएगा पुच्छल तारा होती क्या है। हाँ, तो हम लोग एक हेडिंग देंगे यहाँ पे, पुच्छल तारा। क्या हेडिंग देंगे? पुच्छल तारा या धूमकेतु। इसको धूमकेतु के नाम से जाना जाता है, धूमकेतु के नाम से जाना जाता है। धूमकेतु बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं। थोड़ा सा इंक डाल दीजिएगा। धूमकेतु बोलते हैं, या इसी को अन्य नाम, क्या अन्य नाम है? तो इसी का अन्य नाम है पुच्छल तारा। क्या बोलेंगे? पुच्छल तारा। समझ रहे हैं ना? इंग्लिश में बोलेंगे कोमेट, COMET, ठीक है ना, कोमेट। अब ये होता क्या है समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक है। तो ये क्या है पुच्छल तारा? तो ये एक आकाशीय पिंड है। पुच्छल तारा क्या है? एक आकाशीय पिंड है। देख रहे होंगे कि आप सूर्य बनाया है, उसके बाद सब ग्रह बनाया है, तो कुछ ही ग्रह हम दिखाए हैं, और उसमें उसी सौरमंडल में एक ये भी है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुच्छल तारा क्या होता है? तो पुच्छल तारा एक आकाशीय पिंड है। पुच्छल तारा क्या है? एक आकाशीय पिंड है, और आकाशीय पिंड है जो कि धूल कणों का बादल होता है, अर्थात धूल कण, जलवाष्प होती है उसमें। हाँ, धूल कण, जलवाष्प होती है, जल होती है, गैस होती है, तो ये सब होती है। समझ में आ गया ना? तो ये सब होती है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा फिगर के थ्रू आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये होती क्या है। तो ये पहले नंबर, ये सूर्य की परिक्रमा करती है, ये भी सूर्य की परिक्रमा करती है। पहले समझिएगा मेरी सारी बातों को। पुच्छल तारा क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन कैसे, क्या उसका मार्ग कैसा रहती है? इसका मार्ग कुछ इस टाइप का रहता है। इस मार्ग को परवलयाकार पथ बोलते हैं, ठीक ना। ये परवलयाकार पथ में परिक्रमा करती है। लेकिन सभी ग्रह तो इस प्रकार से परिक्रमा करती है। तो समझिएगा, हाँ, सभी ग्रह इस प्रकार के पथ में परिक्रमा करती है, लेकिन ये कुछ इस प्रकार के पथ में परिक्रमा करती है। लेकिन क्या ये धूमकेतु का कक्षा क्या अन्य ग्रह की कक्षा को काटती है क्या? नहीं, ये धूमकेतु की कक्षा जो किसी अन्य ग्रह की कक्षाओं को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती है? तो ये सब ऊपर नीचे रहते हैं। जैसे कि ये अगर सूर्य है तो ये कहीं ना कहीं ऊपर है, तो इसकी कक्षा नीचे है, इसकी कक्षा नीचे है, तो ये ऊपर और नीचे परिक्रमा करते रहती है इस प्रकार से। तो किसी की कक्षा को काटती नहीं है। अब इस बात को कैसे समझेंगे? तो जैसे आप समझ लीजिए कि ये है सूर्य। ये क्या है? सूर्य है। सपोज दैट ये आपका सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, और ये अपनी प्रकाश दे रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। हाँ, ये सूर्य है और ये अपना प्रकाश दे रही है, ये अपना प्रकाश दे रही है। अब ये प्रकाश दे रही है, तो अब क्या हुआ? इसके चारों इर्द गिर्द क्या घूमेंगे? इसके इर्द गिर्द घूमेंगे सारे समस्त ग्रह घूमेंगे, ठीक है ना, अपने अपने। लेकिन जो होती है ये पुच्छल तारा क्या होती है? ये नीचे घूमती है, ये नीचे, ये ऊपर, और ऊपर ऊपर। तो समझिए, आप ही बताइए कि ये तो इस डायरेक्शन में इतना पे घूम रही थी सारे ग्रह, 8 ग्रह। हाँ, लेकिन ये जो है सबके बाहर में ऐसे परिक्रमा करेगी, ऐसे परिक्रमा करेगी। तो आप समझिए, किसी कक्षा काटेगी क्या? नहीं, किसी सभी कक्षाओं के बाहर से हम इसको समझाने की कोशिश किए हैं कि ये तो यहाँ तक कक्षा हुई, लेकिन इसको समझिए आप कि इसको भी टच नहीं की और आगे ऐसे परिक्रमा कर रही है। तो इस घटना को, हाँ, इसी घटना को हम लोग धूमकेतु बोलते हैं। तो धूमकेतु क्या हो गया? कॉमेट क्या हो गई? तो कॉमेट हो गई कि कॉमेट जो है एक वैसा आकाशीय पिंड है। कॉमेट क्या है? एक वैसा आकाशीय पिंड है जो कि सूर्य की परिक्रमा करती है। समझिएगा मेरे बातों को, अभी ध्यान से सुनिएगा। कॉमेट क्या है? कॉमेट वैसा आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक ना, करती है। लेकिन किस रूप में? तो सूर्य की परिक्रमा जो करती है अन्य ग्रहों के
तुलना में एक उसकी कक्षा अलग होती है, उसकी कक्षा क्या होती है, अलग होती है, अन्य ग्रहों से हटके परिक्रमा होती है उसकी। समझ में आ गई क्या? उसके बाद अब धूमकेतु का कैसा होता है, धूमकेतु का चित्र तो समझिएगा। तो चित्र जो है धूमकेतु का, सपोज दैट इसके जो धूमकेतु के भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। समझिए, हम इसमें सारे लिखा देंगे। समझिए, धूमकेतु को 3 भाग होते हैं। एक जो ये होते हैं बीच का नाभि भाग होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये थोड़ा कुछ इस टाइप के होते हैं, समझिएगा मेरे बातों को तुम एकाग्रता से। तो ये इस टाइप के होते हैं, और उसके बाद ये इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं। और इसमें जो है क्या निकलती रहती है, तो इसमें जो है धूलकण रहती है, भरा हुआ धूलकण भरा हुआ रहती है, धूलकण भरा हुआ। लेकिन इससे क्या निकलती है, तो यहाँ से धूलकण या जलवाष्प निकलती है। समझिएगा, ये इस टाइप का जो हो गई, इस टाइप का जो हो गई, यही है मेरा पुच्छल तारा। यही क्या है मेरा। अब इसमें जो है धूलकण को दिखा दीजिए, लास्ट में ये धुआं थोड़ा सा होता है, दिखा दीजिए। अब इसको कैसे समझेगा, तो इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक गोला लें, गोले को बांध लें, ठीक है, उसमें और उसमें आग लगा दें और गोले को थोड़ा घुमाएं। समझिएगा, मेरे बातों को थोड़ा गौर कीजिएगा। तो जब घुमाएंगे तो घूमने की जो दिशा होगी, तो उसके पीछे पीछे, गोला के पीछे पीछे आग और धुआं निकलेगी क्या। अगर हम किसी गोले में आग लगा दें और इसे से हम घुमावें, उसमें क्या आग और निकलेगी क्या। तो हाँ सर, जब किसी गोले को बांध के हम घुमाएंगे, उसके पीछे आगे में आग रहेगी और पीछे में उसकी धुआं जाएगी। इसे हम बहुत तेजी से घुमावें तो सेम उसी प्रकार ये एक जो बीच में है, एक गोला का बना, गोला जैसा ठोस पदार्थ होती है, गोला जैसा ठोस पदार्थ होती है। क्या होती है हम समझाएंगे, पहले आप फिगर को मैं समझिए। ये गोला जैसा ठोस पदार्थ होती है, और उसके ऊपर में ये कोमा टाइप का, ये कोमा, जैसे हम लोग कोमा ऐसे देते हैं ना, सेम ये कोमा टाइप का ये आग निकलती रहती है, ये जो है धुआं या आग निकलती रहती है इससे। और ये जो है ये आग क्या होता है, तो ये आग कुछ और नहीं होती है बल्कि धूलकण, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, इस सब होती है। और पीछे छूट जाता है ये फाइनली, ये होता है, ये पीछे जो पूरा छूट जाता है, ये क्या होता है, ये भी गैस होता है। ये कैसा गैस होती है, जो कोमा भाग छोड़ देती है जो गैस को, वही अवशिष्ट गैस होती है। अर्थात जो किसी हम लोग को राख को जलाते हैं ना, तो लास्ट में देखिए पूरा ब्लैक धुआं जाता है, सेम उस प्रकार से होती है। पहले हम समझे कि फिगर कैसा है, क्या समझे, क्या हम बहुत अच्छे समझाएंगे। पहले ये फिगर समझे, क्या हम जितना बोल रहे हैं, अभी आपको फिगर समझना है तो सिर्फ फिगर समझना है। फिर से हम आपको बता दें फिगर, अभी आपको फिर से हम फिगर बताएंगे। तो फिगर कैसा है फिर समझिएगा। धूमकेतु क्या होती है, धूमकेतु के बीच में एक ठोस भाग होती है, फिर जो है आगे में कोमा आकार का, मेरी सारे बात को सुनिएगा, आगे में कोमा आकार का आगे वाला भाग से कोमा आकार का इस प्रकार से गैसें निकलती है, इस प्रकार से गैसें निकलती है, ठीक है। ये सभी ग्रह के तरह ये भी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन इसका पथ वृत्ताकार ना होकर परिवलयाकार पथ होती है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से निकलती है, और लास्ट में जो निकलती है ये गैसों का अवशिष्ट निकलता है, ब्लैक धुआं निकलती है। समझिएगा मेरी बातों को। ये तो यही हुआ पुच्छल तारा जिसमें पुच्छ होती है, पुच्छल तारा में जिसमें पुच्छ होती है। तो यही पुच्छल तारा होती है, समझिएगा। अब इसके बाद को हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं, इसके बारे में लिखने की कोशिश करते हैं। तो पुच्छल तारा क्या हो गया, तो ये पुच्छल तारा क्या हुआ, तो वैसा आकाशीय पिंड जो सूर्य की, वैसा आकाशीय पिंड किसकी बनी हुई है, तो वैसा आकाशीय पिंड जो धूलकण का बना हुआ है। क्या किसका बना हुआ है, वैसा आकाशीय, तो आकाश में ही घूमती रहती है, तो ये आकाशीय पिंड हो गई। अगर ये आकाश में है, ये सौरमंडल कहाँ पे, आकाश में है, और ये सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये कहीं ना कहीं तो ये आकाश में ही है, सौरमंडल में है, तो इसे बोलेंगे ये आकाश पिंड है। लेकिन कैसा आकाशीय पिंड है, तो वैसा आकाशीय पिंड जो किसकी बनी होती है, धूलकण की बनी होती है। वैसा आकाशीय पिंड जो धूलकण की बनी होती है, वैसा आकाशीय पिंड जो धूलकण की बनी होती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। वैसा आकाशीय पिंड जो धूलकण की बनी होती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, धूमकेतु कहते हैं। क्या समझ पाए क्या, वैसा आकाशीय पिंड, समझिएगा। अभी हम परिभाषा को थोड़ा सा और उसमें जोड़ेंगे कुछ। वैसा आकाशीय पिंड जो धूलकण की बनी होती है, हाँ, वैसा आकाशीय पिंड जो धूलकण की बनी होती है और सूर्य की परिक्रमा करती है।
सूर्य की परिक्रमा करती है, इसे ही हम लोग धूमकेतु कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। क्या आप इस बात को समझ पाए क्या? लेकिन इसमें आप समझिएगा सूर्य की परिक्रमा किस आकार में, एक परबल दिखेगा तो किस शेप में रहता है, सेम उसी प्रकार के शेप में। तो वैसा आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा परवलयाकार पथ में करती है और बनी किसकी होती है, धूलकण की बनी होती है। समझ गए मेरी बातों को? तो इसको परिभाषा के रूप में कैसे ले लेंगे, तो परिभाषा के रूप में ऐसे ले लेंगे, वैसा आकाशीय पिंड जो धूलकण की बनी होती है और सूर्य की परिक्रमा परवलयाकार पथ में करती है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसे ही हम लोग धूलकण या पुच्छल तारा या धूमकेतु बोलेंगे, धूमकेतु या पुच्छल तारा। इंग्लिश में नाम है कोमेट, कोमेट। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? क्या आप समझ पाए क्या? अब इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। एक बीच में नाभि होती है, ये वाला भाग कोमा आकार का बताए, ये कोमा होता है। पीछे पूंछ देख रहे हैं, ये पूंछ भाग होती है। क्या आप समझ पाए क्या? कितना भाग बताए? पुच्छल तारा के 3 भाग होते हैं, बीच के नाभि भाग होते हैं, फिर कोमा होती है, कोमा आकार का, ये सब कोमा आकार का है। तो ये उसके बाद ये कोमा वाला भाग होती है और पीछे पूरा पूंछ होती है, तो ये पूंछ आकार का होती है। 3 भाग हो गई, ठीक है ना। उसके बाद फिर तो हम लोग क्या लिख लें क्या? तो चलिए लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले हम लोग? तो हम लोग बोले कि धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है, तो पुच्छल तारा क्या है, वैसा आकाशीय पिंड है ये, वैसा आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड, वैसा आकाशीय पिंड जो, वैसा आकाशीय पिंड जो किसकी बनी होती है, धूलकण की बनी होती है, धूलकण की बनी होती है। वैसा आकाशीय पिंड जो धूलकण की बनी, धूलकण की बनी और किसकी परिक्रमा करती है, और सूर्य की परिक्रमा, और सूर्य की परिक्रमा परवलयाकार पथ में, कैसा, परवलयाकार पथ में करती है। क्या आप इसको समझ पाए क्या? तो वैसा आकाशीय पिंड जो धूलकण की बनी होती है और सूर्य की परिक्रमा परवलयाकार पथ में करती है, उसे ही हम लोग धूमकेतु या पुच्छल तारा कहते हैं। इतना समझ गए? उसके बाद अब इसके बाद क्या होती है, देखिए इसका एक तो सूर्य से काफ़ी दूर जा रही है, एक सूर्य के पास आ रही है, सूर्य से काफ़ी दूर जा रही है, सूर्य के पास आ रही है, सूर्य से काफ़ी दूर। जब ये सूर्य के पास आती है ना, तो सूर्य से अपने तापमान को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके ये चमकता है, ये जलते रहता है। जैसे हम लोग एक गोला बना दें, उसमें पेट्रोल मतलब डाल दें, उसमें एक रुई का कपड़ा या गोला बनाइए, गेंद जैसा बनाइए कपड़े को, उसमें पेट्रोल डाल दीजिए और आप आग के समीप लाइए तो आग पकड़ लेगी कि नहीं लेगी, सेम उसी प्रकार। और उसे घुमाइएगा, सेम आपको पुच्छल तारा का दृश्य दिखेगा, पुच्छल तारा की तरह दिखेगा कि ये घूम रहा है, तो आगे आगे आग और पीछे पीछे धुआं जाएगी, सेम इसी प्रकार ये जो है। लेकिन हाँ, सूर्य की परिक्रमा क्या, इसकी जो सूर्य की परिक्रमा होती है, ये मुंह जो होती है सूर्य की दिशा में होता है। जब भी परिक्रमा करेगी ये मुंह इसका सूर्य की दिशा में, और पुच्छ हमेशा पीछे दिशा में होती है। ये भी एक पॉइंट है। ये सूर्य की जो परिक्रमा करती है, इसकी पुच्छ वाली दिशा जो होती है पीछे होती है और मुंह वाली दिशा आगे होती है, ठीक है। और इसकी कक्षा किसी ग्रह की कक्षा को काटती नहीं है। लेकिन ये जब सूर्य के समीप आता है, सूर्य से तापमान अवशोषित करके, तापमान को अवशोषित करके ये जलते रहता है या चमकते रहता है, ठीक है क्या। इतनी बातें आप समझ पाए क्या? इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। बीच वाला भाग को नाभि बोलेंगे और मुंह वाले भाग को कोमा और पीछे वाले को पुच्छ। क्या समझ गए क्या? अगर समझ गए तो हम लोग को यही बात को यहाँ पे लिख देंगे आपके लिए हम कि वैसा आकाशीय पिंड जो धूलकण की बनी होती है, और क्या धूलकण की बनी होती है और सूर्य की परिक्रमा परवलयाकार पथ में करती है। उसके बाद अब क्या समझेंगे, ये सूर्य की परिक्रमा करती है तो क्या ये किसी के पथ को काटती है क्या? तो नहीं। जब धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करती है तो किसी ग्रह की कक्षा को नहीं काटती है। क्या समझ पाए क्या? क्या मेरे कैमरामैन समझ पाए क्या? समझ गए? बहुत अच्छा है आप। तो क्या बोले हम लोग? हम यही बोले कि
धूमकेतु, हाँ धूमकेतु, केतु क्या करती है, जब सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, जब धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करती है तो किसी ग्रह की कक्षा को क्या काटती है, क्या ग्रह की कक्षा को नहीं काटती। क्या ये बात समझ गए क्या? जब धूमकेतु परिक्रमा करती है सूर्य की किसी सूर्य तो किसी ग्रह की कक्षा को नहीं काटती। और क्या, और भी जब ये सूर्य के समीप आती है तो ये सूर्य से तापमान को अवशोषित करके ये जलती है या चमकती है। तो धूमकेतु लिखेंगे, धूमकेतु जब सूर्य के समीप आती है, सूर्य के समीप आती है तो सूर्य से तापमान या ताप को अवशोषित, सूर्य से तापमान को अवशोषित कर, यहाँ अवशोषित लिखे हैं, शायद आपको नाभिक दिखता हो, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो सूर्य से तापमान को अवशोषित कर ये दो चीज़ आपको लगेगा, या तो आपको जलता दिखेगा, जलता या चमकता। आपको कभी कभी आपको दिखता होगा कुछ ऐसी इस प्रकार की पुच्छल ताराएं रात में दिखती है, तो वो जो है वो आपको लगेगा या तो जल रहा है या तो चमक रहा है। तो वही बात हुआ, जलता या चमकता रहता है। समझ गए क्या? इतनी बात समझ गए क्या? तो इसके बाद अब की बात करें, आगे की बात करें तो इस बात को समझ गए क्या? तो अब हम लोग आगे देखते हैं, इसको मिटा सकते हैं क्या? इसे मिटा देते हैं। और आप लिख लिए हैं इसे मिटा देते हैं, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ वैसा था, यहाँ सूर्य था। चलिए आप लोग, हम आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम आगे जगह मिल गया, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। तो क्या इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके 3 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। एक जो बीच में बताए थे, पहले बीच का समझिए, ये बीच का भाग होता है नाभि, सबसे मुंह वाला भाग कोमा, और लास्ट वाला भाग पुच्छ। क्या ये 3 भाग समझ गए क्या? इसके कितने भाग होते हैं? 3। बीच में नाभि, मुंह वाला भाग कोमा, और पीछे वाला भाग पुच्छ। समझ गए क्या? क्या समझ गए आप क्या? चलिए तो आप आगे देखते हैं। तो फिर अब इसे हम लोग मिटाते हैं। इसे मिटा दिया। अब ये 3 भाग हो गया। तो अब हम लोग जो है, हम लोग क्या करेंगे, ये कोमा वाले आप जो फिगर बनाएंगे, हम लास्ट में फिगर भी आपको, ये भी फिगर आप बनाइएगा, और लास्ट में एक फिगर हम और आपको बना के देंगे, उसे भी आपको बनाना है। तो फिलहाल समझिएगा। तो ये अब जो हो गया, ये कोमा जो हो गया, ये कोमा क्या हुआ? कोमा भाग क्या है? तो कोमा भाग क्या है? पुच्छल तारा का वह शीर्ष भाग कोमा कहलाता है, वह शीर्ष भाग कोमा कहलाता है, जिससे जल और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें उत्सर्जित होते रहती है। क्या समझे क्या? हम क्या बोले? कोमा क्या है, इसके बारे में आप खुद से परिभाषा लिखेंगे, हम आपको समझाएंगे अच्छे से। कोमा क्या है? तो ये पुच्छल तारा का वह भाग, पुच्छल तारा का वह शीर्ष भाग, इसे भी आप लिख सकते हैं। पुच्छल तारा का वह शीर्ष भाग जिससे जल कोमा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा अन्य गैसें उत्सर्जित होते रहती है। क्या बोले हम लोग? धूमकेतु या पुच्छल तारा का ये कौन सा भाग है? ये पुच्छल तारा का वह शीर्ष भाग है जिससे जल कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बोले, और जो है अन्य गैसें उत्सर्जित होती रहती है। अन्य गैसें उत्सर्जित होती रहती है। तो क्या बोले हम लोग? वैसा
वैसा कोमा क्या है, वैसा पुच्छल तारा का वह शीर्ष भाग, कोमा क्या है, पुच्छल तारा का वह शीर्ष भाग जिससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें उत्सर्जित होते रहती है, तो इसे ही हम लोग कोमा कहते हैं। ये कोमा किसकी भाग है, धूमकेतु या पुच्छल तारा का भाग है। उसके बाद अब आगे देखें, अब हम लोग नाभि हम क्या देखे थे, ये बीच में था, देख रहे हैं अब यहाँ भी हम बनाए हुए नाभि बीच में है। और ये कैसा होता है, ये कठोर होता है, ये कैसा होता है, कठोर होता है, समझिएगा। ये नाभि क्या है, तो ये क्या है, तो ये पुच्छल तारा का वह ठोस भाग जो कठोर होता है, जो बर्फ और अन्य धूल कणों की बनी होती है। धूल कण भी है लेकिन वो ठोस है, आपस में चिपका हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या बोले कि नाभि क्या है, तो यह ठोस भाग है, धूमकेतु का, यह पुच्छल तारा का वह ठोस भाग जो क्या होती है, वह ठोस भाग, ये कैसा पार्ट होता है, ये ठोस होता है। पहला बात समझिएगा आप, यह वह ठोस भाग जो किसकी बनी होती है, जो किसकी बनी होती है, जो बर्फ कोमा धूल कणों की बनी होती है। लेकिन ये सारे क्या किस अवस्था में होता है, ठोस होता है। इसलिए हम लोग बोले तो पुच्छल तारा का वह ठोस भाग, पुच्छल तारा का, ये आप पे लिखने के लिए हम छोड़ रहे हैं, इसलिए बार बार आपको हम समझा रहे हैं। तो पुच्छल तारा का वह ठोस भाग जो बर्फ और धूल कण की बनी होती है, बस इतना ही। और इसे नाभि कहते हैं। आप समझ रहे हैं, यहाँ फिगर में भी देख रहे हैं, तो वो नाभि क्या है, बीच में भी भाग होता है। तो आप जैसे भी आपको एडजस्ट कीजिए, तो ये पुच्छल तारा का वह बीच का भाग नाभि कहलाता है, जो ठोस अवस्था में होती है तथा बर्फ और धूल कणों की बनी होती है। आप परिभाषा को हमसे अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, हम आपको बेहतर समझा सकते हैं। आप खुद को माइंड में परिभाषा डालिए कि पुच्छल तारा क्या है, क्योंकि अगर सब हम लिखा देंगे तो रियलिटी है कि आप नहीं पढ़ेंगे। आप कम से कम इतना लिखेंगे तो आपको अपना डेवलप होगी, आप स्ट्रांग होइएगा, आप में थॉट आएगी, विचारें आएगी, ठीक है। तो समझिए, तो पुच्छल तारा क्या है, तो पुच्छल तारा नाभि क्या है कि पुच्छल तारा का वह बीच का भाग जो ठोस अवस्था में होती है और बर्फ और धूल कणों की बनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये पुच्छ क्या है, तो पुच्छल तारा का वह सबसे अंतिम भाग जो पुच्छ के समान दिखाई देता है, जिससे अवशिष्ट गैस निकलती है। अब अवशिष्ट गैस क्या हो गई, आप थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, वह पीछे का भाग हुआ जिससे अवशिष्ट गैस हम बात किए, अवशिष्ट गैस। अभी अवशिष्ट एक नया वर्ड लिए हम, अवशिष्ट क्या हो गया, गैस तो आप समझ रहे होंगे, अवशिष्ट क्या हो गया। अरे अवशिष्ट वो होती है जैसे कि हमारे यूज के लायक नहीं होती है, तो ये इसके लिए यूज के लायक नहीं है। हमारे अवशिष्ट की बात करें, क्या होती है, हम लोग घिस के मारते हैं, फेंक देते हैं नाक से, वो क्या है, वो हमारे यूज के लिए है क्या, नहीं, वो हमारे यूज के लिए नहीं है। कभी सर्दी होती है, बहुत क्लास उलास में रहे या कहीं रहे, घींच के खिचक देते हैं, बड़ी मात्रा में निकल जाता है। छोटे छोटे बच्चे थे तो हम लोगों का ऐसा होता था, शायद आप लोग कभी कभी हुआ हो। तो वो क्या है, वो अवशिष्ट पदार्थ है। और क्या, कभी कभी हम लोग जो है सुबह सुबह जाके बाथरूम में निकाल देते हैं, वो क्या है, वो भी एक अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे यूज के नहीं है। सेम उसी प्रकार अवशिष्ट गैस कैसा है, तो ये सिंपल सी तो गैस का है ही, लेकिन इसमें अवशिष्ट गैस क्या है, वैसा गैस जिसके अब काम की नहीं है। अर्थात आप किसी भी मतलब दिया को जलते हुए देखेंगे तो लास्ट में जो ब्लैक काला राख निकलती है ना, वो उस दिए के लिए, उस ताप के लिए वो क्या होते हैं, उस ज्योति के लिए वो अवशिष्ट गैस होती है। उसी प्रकार ये पुच्छल तारा का वो अवशिष्ट गैस है। समझ में आ गया क्या, तो ये अवशिष्ट गैस क्या हुआ, तो ये अवशिष्ट गैस पुच्छल तारा का सबसे पीछे का भाग होती है जिससे अवशिष्ट गैस निकल रही होती है। अब हम एक फिगर बनाएंगे आपके सामने सेम उसी प्रकार का, आपको हम फिर से एक बार समझा दें। ये मेरा फिगर रहा, ये मेरा कोमा भाग रहा, समझ गए, ये कोमा भाग रहा है। थोड़ा सा हम लोग का ड्राइंग इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का, यहीं से कोमा वाले भाग से ही इस टाइप का, ठीक है। और इसी से जो है फिर ये नाभि वाला भाग, फिर ये कोमा टाइप का जो ये यहाँ से निकलते रहती है, यहाँ से ये कोमा ऐसा होता है ना, सेम इसी प्रकार ये पीछे छूटती है। तो ये कोमा वाले भाग से हम लोग का क्या निकल रही है, ये कोमा वाला भाग से हम लोगों का
जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें निकलती रहती है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें निकलती रहती है। और लास्ट में आप देखे होंगे किसी भी ज्योति को जलते हुए तो पीछे में ब्लैक ब्लैक जैसा राख की तरह बहुत ब्लैक ब्लैक जैसा निकलती है। तो हम लोग का ये भाग हो गया आपका नाभि, ये कोमा भाग हो गया, और ये क्या भाग हो गया, ये पुच्छ भाग हो गया, अर्थात अपशिष्ट गैसें निकल रही है, काला काला राख जैसा निकल रही है। इसे ही हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गई क्या? क्या समझ में आ गई क्या? अब हम 4 पुच्छल तारा का नाम लेंगे आपके पास, जो आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों 4 ही होती है क्या? नहीं, आप रात में देखते हैं डेली एक पुच्छल तारा निकल, आप कहीं कहीं रात में अचानक से हम जलते हुए ज्योति सा जलते हुए दिख देते होंगे, देख रहे हैं क्या? तो वही तो पुच्छल तारा है, समझ में आइए। कभी कभी टूट के गिरती रहती है, वो दुल्कन की होती है, तो ऑटोमेटिक बिला भी जाती है। अब ये भी ध्यान में दिए होंगे, तो यही पुच्छल तारा है। हाँ, लेकिन क्या है कि ये पुच्छल तारा जो होती है, ये जो होती है, अब इसकी 3 भाग होती है। इसके तीन भाग, सॉरी नहीं, ये 3 से 4 नाम लेंगे जो हमें कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। होती बहुत होगी या होती भी बहुत ज़्यादा है भी, लेकिन 4 नाम लेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछा गया है हेली नामक पुच्छल तारा। हेली नामक पुच्छल तारा, हम कुछ नाम लेंगे, समझिएगा, उस नाम के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे एक नाम हम बोले हेली, क्या बोले हम लोग? फर्स्ट नाम बोले हम लोग हेली। इसे ये ज़्यादा पूछा गया नाम, इसलिए हम फर्स्ट नाम लिए, हेली नामक पुच्छल तारा। उसके बाद दूसरा नंबर नाम लेंगे हम लोग, दूसरा नंबर नाम लेंगे काहुकेत। हाँ, दूसरा नंबर नाम लेंगे हम लोग काहुकेत, तो हम लोग बोलेंगे काहुकेत, समझिएगा, काहुकेत, काहुकेत। और तीसरा नाम लेंगे हम आपके सामने, और 2 और होती है, एक होती है सेकी, एक एरकी। दो एक टाइप का नाम है, कुछ सेकी और एक बोले हम लोग एरकी। यहाँ पे 4 नाम लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए दिख रहा है क्या? आप थोड़ा ये बता दीजिए सिर्फ। एरकी, एक महर्षि का रेप, एरकी। तो ये 4 जो है पुच्छल तारा है। ये 4 पुच्छल तारा होती तो बहुत है, फिर बोल रहे हैं, लेकिन ये 4 टाइप पुच्छल तारा हम लोगों को पूछा जाता है, ठीक है ना। 4 टाइप की पुच्छल तारा होती है जो पूछा जाता है। तो समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हेली नामक पुच्छल तारा है, जो ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, ये नहीं कि हेली है तो इस हेली ही याद करेंगे, मन में ही रखेंगे, तो बहुत सारा होता है बाबू। हम 4 ही बता रहे जो पूछा गया अभी तक में, तो आपको क्यों नहीं हम 4 याद कर लें। बड़े बड़े एग्जाम में जाइएगा, बड़े स्टैंडर्ड लेवल में जाइएगा, तो आपको ये सेकी और एकी पूछ लेता है। आप यूपीएससी तैयारी कीजिएगा तो काउकेत पूछ लेगा, या उससे भी कम में काउकेत, दरोगा सब में करो काउकेत पूछ लेता है। तो आप समझिएगा। तो अब एरकी नामक पुच्छल तारा का क्या कहानी है, कंडीशन है। तो एरकी नामक, फिर देखिए ये सेकी को समझिए। आप जो दैनिक दिनचर्या में कभी कभी आप जो देख लेते होंगे, वो सेकी आपको दिखता है, सेकी, ठीक है ना। सेकी नामक पुच्छल तारा, क्या बोले हम लोग? सेकी नामक पुच्छल तारा। तो ये अक्सर जो है सुबह सुबह दिन में दिखता है, सुबह समय में, मॉर्निंग समय में, या तो शाम में, पूरा रात नहीं हुआ, अर्थात दिन में दिखता है। ये क्या बोले हम, ये रात में नहीं बल्कि दिन में दिखता है। ये कब दिखता है? ये दिन में दिखता है, दिन में दिखता है, में दिखता है। पहली बात समझिएगा, ये दिन में दिखता है। सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है, ठीक है ना। सेकी नामक पुच्छल तारा दिन में दिखता है। उसके बाद अब ये काहुकेत सोच छोड़िए, इसको फिलहाल के लिए हम छोड़ रहे हैं। काहुकेत क्यों लिख ही देते हैं। ये 7600 वर्ष में दिखता है, समझिएगा, ये बहुत लंबे समय में दिखता है। काहुकेत सबसे नाम में भी बड़ा है, इसलिए सबसे लास्ट में दिखता है। काहुकेत बहुत समय के बाद दिखता है, काहुकेत, समझ में आ गया क्या। उसके बाद अब हेली जो इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हर 76 वर्ष में दिखता है। ये हर 76 वर्ष में दिखता है ये हेली। और समझिएगा, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कब दिखेगा। इसका डेट, घटना निश्चित फिक्स है, ये 2062 में दिखेगा और 3 फरवरी को दिखेगा। इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इसका डेट फिक्स है। ये 3 फरवरी को 3 फरवरी को दिखेगा और 1962 को दिखेगा। इसीलिए ये डेवलप है कि ये पूछा जाता है कि आपको याद रहे कि ये कब दिखने वाला है हम लोग को, ठीक है। और ये एरकी क्या, ये 3 वर्ष में दिखता है। ये कितना? 3 वर्ष में दिखता है। ये 3 वर्ष में दिखते रहता है। तो हम लोग क्या समझ पाए क्या, हम लोगों के पास पुच्छल तारा कितने हो गए? तो 4 नाम दे रहे हैं, 4 नाम ये याद ही करना है। सरकी ज़्यादा दिखता है, सॉरी सेकी ज़्यादा दिखता है, और एरकी
3 वर्ष में दिखता है, और हेली और काहुकेत, हेली 76 वर्ष में दिखता है जो पूछा जाता ज़्यादा, और ये काहुकेत जो है 7600 वर्ष में दिखता है। तो क्या ये आपको समझ में आ गई क्या? अगर मेरे कैमरे मैन को समझ में आ गई है तो सबको समझ में आ जाएगी। समझ में आ गई क्या? चलिए, तब हम समझ में आ गए, सबको समझ में आ गई है। क्या समझ गए क्या? अगर आप में से किसी को समझ में ना आया हो तो हमें बोलेंगे, हम आपको दिखा। ये हम क्या कर सकते हैं बाबू, इसमें तो नाम आपको याद करना पड़ेगा, सेकी, एरकी, काहुकेत, हेली, ठीक है ना, ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। और कब दिखता है, तो हेली ने मैं पूछा था अब कब दिखेगा, तो 76 साल के बाद, अर्थात 2062 में दिखेगा। ये पहले कब दिखा हुआ था, ये भी तो हो सकता है ना, तो इसमें 76 घटा दीजिए, देखिए पहले कब दिखा था, तो 62 में 76 को घटा दीजिए, 6 में 6 गया 12, यहाँ बचेगा 5, हमको तो मैथ आती नहीं है, आप बताइए थोड़ा सा। तो ये 5 में 7 गया, आती है मैथ, ऐसा नहीं सोचना है। तो 15 में 5 15 में 7 गया 8, यहाँ नहीं कुछ तो क्या बचा 9 की 9 यो 1 को, अर्थात 1986 में ये दिखा था, ठीक है। और फिर क्या एग्जैक्ट कुछ डेट है क्या जिस प्रकार इसका डेट है, तो हाँ इसका भी एक एग्जैक्ट डेट है, शायद इसकी तारीख जो है 9 फरवरी को ये दिखा था, ये 9 फरवरी को दिखा था, और जो है 9 फरवरी को दिखा था। और ये जो है, अब आप समझिएगा, अगर आप लीप वर्ष जानते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इस अनुसार से आप समझ इसमें कितने लीप वर्ष आएंगे और कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे। जो ये 3 फरवरी को दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है, इसकी रीजन आप स्वयं थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, जो जानते हैं तो कोई अच्छी बात है। तो अब समझिएगा, ये 9 फरवरी 1986 को ये पहली बार दिखा था धूमकेतु, हेली नामक धूमकेतु, और ये पहली बार में दिखा था। उसके पहले भी 76 वर्ष पहले दिखा होगा, उसके भी 76 वर्ष पहले दिखा होगा, लेकिन ये दिखा था कब, इससे पहले 9 फरवरी 1986 को दिखा था, और अब दिखने वाला जो है 3 फरवरी 1962 को दिखेगा। तो इसके बारे में आप लिख लेंगे कि हेली में पूछा तारा हर 76 वर्ष में दिखती है, लेकिन इससे पहले 9 फरवरी 1986 को दिखी थी, अब ये 3 फरवरी 1962 को दिखेगी। इसका डेट इस प्रकार से फिक्स है, इसलिए इसको ज़्यादा पूछा जाता है डेट समेत। समझ में आ गई? हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको याद करना पड़ेगा। तो हम लोग पूछा तरह की बात किए, पूछा तरह क्या है, तो ऐसा आकाशीय पिंड जो धूल कणों की बनी होती है और सूर्य की परिक्रमा परवलयाकार पथ में करती है, उसे हम पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारा सूर्य की परिक्रमा करते समय किसी भी ग्रह की कक्षा को नहीं काटती है। उसके बाद ये सूर्य के समीप आती है तो उसे ताप को अवशोषित करके, हाँ समझिए, हम थोड़ा कम पढ़ाए, एक टॉपिक और पढ़ा सकते थे, चाहे तो हम और घींच सकते हैं, हम थोड़ा कम पढ़ाएंगे वीडियो में, लेकिन वो पढ़ा देंगे जो कि शायद आपको और कहीं नहीं मिले किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ने को। ये शायद मेरा मानना नहीं है, आप बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसा मानना है, और हम भी उसी तरह पढ़ाते हैं कि आपको याद करा के जाए, ठीक है ना। तो समझिए, तो हम लोग पूछा था, देखे कि सूर्य की परिक्रमा करते समय किसी भी ग्रह को नहीं काटती है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि ये जब सूर्य के समीप आती है, सूर्य से ताप को अवशोषित करके ये जलने लगती है या तो चमकने लगती है, समझ में आ गया ना, ऐसा होता है। उसके बाद फिर इसके जो है पुच्छल तारा के 3 पार्ट होते हैं, 3 मतलब भाग होते हैं। एक बीच का भाग पहले बोलते हैं नाभि, जो ठोस होता है, बर्फ और किसकी बनी होती है, बर्फ और धूल कणों की बनी ठोस भाग होता है नाभि। उसके ऊपर से कोमा टाइप का निकलता है, कोमा कहलाता है, ठीक है ना। ये इससे क्या होती है, इससे जल निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें निकलती रहती है। और पीछे तरफ से जो जाती है, पीछे ब्लैक जो दिखते हैं, वो धूमकेतु का पुच्छ या पुच्छल तरह का पुच्छ भाग होता है। पुच्छल तारा में कहीं ना कहीं पुच्छ है, इसीलिए ये नाम में सब पुच्छल तारा पड़ा है, ठीक है। तो ये पीछे वाला भाग होता है, पुच्छल तारा पीछे सबसे पीछे का भाग होता है, ठीक है ना। वो पुच्छल तारा जो सबसे पीछे का भाग होता है, वो किसकी बनी, वो कैसा दिखता है, पुच्छ वाला भाग जो है वो गैसों का अवशिष्ट भाग होता है वो, हाँ, और पुच्छ के समान दिखता है। तो क्या आपको, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।